हेलो फ्रेंड्स। लास्ट में हमने लेक्चर 2 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को देखा था फ्रेंड्स। उसके अंदर हमने फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट देखा था। उसके बाद उसको एवरी, मैक्लोइड एंड मैकार्टी नाम के जो 3 साइंटिस्ट थे उसने कुछ बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स किया था और उसमें प्रूव किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। उस टाइम पे भी कुछ साइंटिस्ट थे फ्रेंड्स, वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे जो एवरी, मैक्लोइड और मैकार्टी ने अपनी बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। क्योंकि नई चीज़ ज़्यादातर लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि हमने कुछ नया चीज़ लाए और हमें हमारे फ्रेंड्स या कलीग्स को बताए तो वो जल्दी तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वैसे ही कुछ यहाँ पे हुआ था। उसके बाद दिस इज 1952 में अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज नाम के 2 साइंटिस्ट थे। वो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। और ये एक एक्सपेरिमेंट माइलस्टोन है। उसने मतलब अनइक्विवोकल प्रूव कर दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और दोनों साइंटिस्ट बेसिकली वायरस पे काम करते थे और वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो वायरस पे। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक नया टर्मिनोलॉजी आपके लिए है, बैक्टीरियोफाज। व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। तो एक वायरस का पर्टिकुलर ग्रुप या फैमिली है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। तो जहाँ पे भी ये बैक्टीरियोफाज टर्मिनोलॉजी आता है फ्रेंड्स, वहाँ आप क्लियर हो जाए कि वो एक वायरस ही है और वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। उसके लिए ये दोनों साइंटिस्ट ने 2 कल्चर मीडियम बनाया। देयर आर 2 कल्चर मीडियम। इन वन मीडियम दे एडेड रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड अनदर मीडियम दे एडेड रेडियोएक्टिव सल्फर। तो ये दोनों मीडियम में इनिशियली उसने एक वायरस का कल्चर लिया, वायरस का सस्पेंशन लिया और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ ऑफ कर दिया। एक पार्ट को उसने ए मीडियम में ग्रो किया जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस था। तो उसके अंदर क्या हुआ फ्रेंड्स, जो कल्चर ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला मीडियम में ग्रो किया और बाद में उस कल्चर का जो डीएनए है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली, मतलब रेडियो एक्टिव फास्फोरस उसके अंदर मिला, लेकिन प्रोटीन में नहीं मिला। क्योंकि फ्रेंड्स फर्स्ट लेक्चर में जैसे हमने देखा था फास्फोरस डीएनए के स्ट्रक्चर में रहता है, उसलिए उसने फास्फोरस रेडियो एक्टिव फास्फोरस को अपने स्ट्रक्चर में लिया। और प्रोटीन के अंदर फास्फोरस नहीं रहता, जो आपने बेसिक प्रोटीन में केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्रोटीन के अंदर प्रोटीन के अंदर फास्फोरस नहीं रहता। तो प्रोटीन ने वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस नहीं लिया। फिर से जो भी मीडियम रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेनिंग मीडियम है उसके अंदर वायरस को हमने डाला तो वायरस के डीएनए ने वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिला, लेकिन प्रोटीन में नहीं मिला। क्योंकि डीएनए के अंदर फास्फोरस रहता है, प्रोटीन के अंदर नहीं रहता है। सिमिलर में यहाँ पे प्रोटीन में रेडियो एक्टिव सल्फर मिला लेकिन डीएनए में नहीं मिला, बिकॉज प्रोटीन कंटेन सल्फर बट डीएनए डजंट कंटेन। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ फ्रेंड्स। जो इनिशियली 2 टाइप के कल्चर मीडियम में वायरस को ग्रो किया गया था। फर्स्ट वाला एक फास्फोरस रेडियो एक्टिव लेबल था और दूसरा सल्फर वाला था। तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो फास्फोरस वाला में ग्रो उसके डीएनए में फास्फोरस पाया गया और जो सल्फर वाला था वो प्रोटीन कंटेंट्स में वो सल्फर रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुआ था। अब वो दोनों जो कल्चर वाले जो है वायरस, वो दोनों को इकोलाई सेल्स को इन्फेक्ट किया उससे। मतलब जो इकोलाई का सेल्स था उसके अंदर ये बैक्टीरियोफाज दोनों अलग अलग उसमें डाला गया। तो जनरली क्या रहता है कि कोई भी वायरस अगर सेल्स को इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले सेल्स के ऊपर, उसके मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होता है। उसके बाद वो अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो सेल्स के अंदर इंसर्ट करता है। और सेल्स के अंदर जैसे वो इंसर्ट कर देता है, इंसर्ट करने के बाद सेल्स को ऐसा लगता है कि वो हमारा डीएनए है खुद का, तो उसका मल्टीप्लिकेशन सेल चालू कर देता है और उसका कॉपी बढ़ जाती है। ठीक है, इस हिसाब से मैं यहाँ से अगर हम चालू करते हैं तो अब दोनों बैक्टीरियोफेज, रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल प्रोटीन कैप्सूल, ये जो प्रोटीन में सल्फर आया था वो वाला है सल्फर लेबल कैप्सूल है। यहाँ पे रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए, यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाली डिटेक्ट डीएनए में हुई थी। ये जैसे बैक्टीरियोफाज यहाँ पे अटैच हुआ, अटैच होने के बाद उसने उसको इन्फेक्ट किया। फर्स्ट स्टेप जो है इन्फेक्शन। तो यहाँ पे बैक्टीरियोफाज दोनों इकोलाई सेल्स के वॉल पे अटैच, सेल वॉल पे अटैच होने के बाद
उसको इन्फेक्ट कर रहे। तो इन्फेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो अटैच हुआ फ्रेंड्स, और यहाँ पे उसने अपना जो भी है डीएनए उसके अंदर इंसर्ट किया, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। वो इन्फेक्ट करने के बाद क्या, दूसरा है ब्लेंडिंग। तो ये जो सेल्स और ये जो वायरस पार्टिकल है उसको पूरा ब्लेंड किया गया थरोली, उसको मिक्स कर दिया। उस मिक्स करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया। तो सेंट्रीफ्यूज उसको किया, उसके बाद जो वायरस पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो गए। जैसे कि हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे उसको सेंट्रीफ्यूज करने से वायरस पार्टिकल तो सुपरनेटेंट में आ गए और वायरस पार्टिकल्स निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, जो रिजल्ट आया उसमें नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल्स। ये जो सेल्स थे सल्फर लेबल प्रोटीन कैप्सूल वाले बैक्टीरियोफाज ने जो सेल्स को इन्फेक्ट किए थे, उसके अंदर सेल्स में कोई रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं की गई। मतलब जो भी रेडियो एक्टिविटी ये कैप्सूल वाली थी सल्फर लेबल, वो पूरी रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट से वो निकल गई पूरी बाहर आके, वो सेल्स को इन्फेक्ट नहीं, सेल्स के अंदर वो एंटर नहीं हुई रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, मतलब ये जो सेल्स का कैप्सूल वाला है सल्फर का रेडियो एक्टिविटी था वो सुपरनेटेंट में डिटेक्ट हुआ। अगर उस साइड हम देखते हैं सेम चीज, तो यहाँ पे जो भी डीएनए अंदर इंसर्ट हुआ वो सेल्स के अंदर चला गया। तो रेडियो एक्टिविटी फॉस्फोरस जो है वो डिटेक्ट सेल्स के अंदर हुआ, और ऑन अनदर साइड नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, देयर इज नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इजीली प्रूव हो जाता है जो भी रेडियो एक्टिव लेबल कैप्सूल है और प्रोटीन सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो पाया। और यहाँ पे वो क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स कि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेबल डीएनए एंटर इनसाइड सेल्स एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डिटेक्टेड इनसाइड सेल्स, ठीक है। फिर से एक बार फ्रेंड्स क्विक रिवीजन ले लेते हैं। 3 स्टेप है एक्सपेरिमेंट के, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूजेशन। जो भी 2 टाइप के बैक्टीरियोफाज थे, एक रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए वाला और रेडियो एक्टिव लेबल प्रोटीन कैप्सूल वाला, वो दोनों फेज ने इकोलाई सेल्स को इन्फेक्ट किया। वो दोनों सेल्स इकोलाई के सेल वॉल पे अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद वो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो सेल्स के अंदर इंसर्ट करते। जैसे उसने इंसर्ट कर दिया वो इन्फेक्शन का फेज खत्म हो गया। और जैसे भी वो डीएनए सेल्स के अंदर आता है तो सेल्स उसको अपना वो समझ के उसका मल्टीप्लिकेशन चालू करते थे। दूसरे फेज में उसको ब्लेंडिंग किया, थरोली मिक्स किया। तो जो भी वायरस पार्टिकल्स है और सेल्स है थरोली मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूजेशन जो भी सुपरनेटेंट्स है, वायरस पार्टिकल्स है, प्रोटीन, वो पूरा सुपरनेटेंट में आ गया और जो सेल्स है वो सेटल हो गया नीचे। उसके बाद उसका एनालिसिस किया गया तो रेडियो एक्टिविटी सल्फर लेवल डिटेक्टेड, नॉट डिटेक्टेड सॉरी, इन सेल्स। जो सेल्स है उसके अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी इस फेज में डिटेक्ट नहीं हुई। Radioactivity detected in supernatant that proves that the protein label capsule was in supernatant, not inside, entered the cells. On second way, similar things when radioactivity phosphorus labels are detected inside cells, which easily proves that friends कि जो भी रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है उस डीएनए है वो सेल्स के अंदर एंटर हुआ है। नो रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट में कोई रेडियोएक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुआ हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। It is unequivocal proof that DNA act as genetic material and DNA is responsible for transformation principle, ठीक है। तो ये पूरा मतलब फ्रेंड्स हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे जो मैंने डायग्राम्स ड्रॉ किए थे वो सिर्फ इल्यूस्ट्रेशन के लिए फ्रेंड्स, मैं डायग्राम ड्रॉ करने में बहुत वीक हूँ। वो अच्छे डायग्राम आप इंटरनेट पे या कोई बुक पे भी आप इजीली देख सकते हैं। मेरा यहाँ पे डायग्राम वो ड्रॉ करने का पर्पज सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने का था, प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।